नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे वक्फ संशोधन बिल के बारे में, मतलब इस कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और डिटेल में इसको बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ऋषिपाल जी आपको बहुत ही विस्तार से इस कानून के बारे में बताएंगे और बहुत ही तफसील से आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं। आप इस खास कार्यक्रम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, सवाल भी आपके सामने हैं। विषय जो आज हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं बहुत ही ज्यादा ये चर्चा का विषय है, वक्फ संशोधन कानून 2025। आधी अधूरी जानकारी लोगों के पास अगर है तो आज इस जानकारी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इस पर विरोध भी काफी ज्यादा हो रहा है, कई जगह पे हिंसक घटनाएं भी सामने आई है, लेकिन इस तमाम चीजों के बीच आज हम आपको सटीक सही जानकारी देने जा रहे हैं। ऋषिपाल जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे आपको कि दरअसल ये वक्फ कानून है क्या और क्यों आखिर इसमें बदलाव किया गया है। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही कि वक्फ अधिनियम में बदलाव के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और इसके लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं सर? वक्फ कानून को अगर हमें समझना है तो उससे पहले हम समझे कि ये वक्फ है क्या चीज। हाँ हाँ, सामान्य भाषा में समझा जाए या एक लेमैन की लैंग्वेज में समझा जाए तो जब हम कोई व्यक्ति किसी को दान देता है, भूमि को दान देता है, तो उस दान का एक दान देने का तरीका है, दान देने का एक प्रकार जो है वो वक्त बनता है कि वो दान दिया जाता है। कानून में ये एक अवधारणा काफी पुरानी रही है कि जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को किसी मुल्तवी या जिसको हम बोलते हैं एजेंट को एक भूमि को दान देता है तो वो उस इस्लामिक जो प्रैक्टिस के लिए, जिसको हम कह सकते हैं मदरसा बनाने के लिए या कह सकते हैं उसको मस्जिद बनाने के लिए या कब्रिस्तान के लिए, वो अमुक कार्य जो है वो करने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। सामान्य तौर पे ये ऐसी प्रक्रिया है। अगर बहुत बार आपने देखा होगा कि संसद के बाहर भी संसद के अंदर भी इसको लेके बहुत विरोध हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई नई नहीं है। अगर भारतीय कानून में देखा जाए या हिंदू लॉ में देखा जाए तो हिंदू लॉ के अंदर भी एक भूमि को दान दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति अपनी भूमि को मंदिर के लिए या मान लीजिए पुरस्कार के लिए या किसी और धार्मिक कार्य के लिए वो दान दे सकता है। तो अब फर्क क्या है? अक्सर जो भूमि लोग वक्फ के नाम पे भूमि हो जाया करती थी, इसमें जो सबसे बड़ा एक कानून था जो पहले था कि भाई किसी भी भूमि को वक्फ के जो ट्रिब्यूनल है वो डिक्लेयर करता है कि भाई ये भूमि जो है वो वक्फ की है। और तो उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा रही है, जिसके वजह से ये सारा जो कानून में बदलाव आया, वो यही हुआ कि पहले उसकी अपील नहीं थी। आप उस ट्रिब्यूनल की जो अपील हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल हो सकती थी बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट के ऊपर, केवल कानून के ऊपर। यानी अगर ट्रिब्यूनल को राइट है डिसाइड करने का तो रिवीजन में आप केवल ये कह सकते थे कि राइट है या नहीं है, क्योंकि उनको राइट था तो वो डिसाइड कर दिया करते थे। जो सबसे बड़ा जो अंतर ये आया है वो यही है कि अब आप जैसे संवैधानिक हमारे पास उपचार हैं, हमें रिट फाइल करने का अधिकार है, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सूट फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से जो है कानूनी अधिकार हाई कोर्ट में जाने के वो अब हमें दिए गए हैं। तो इस कानून में जो सबसे बड़ा बदलाव जो लाया गया है वो इसी आधार पर लाया गया है। कानून को एक विधि सम्मत बनाने की कोशिश की गई है, कानून को संवैधानिक ढांचा देने की कोशिश की गई है। क्योंकि उससे पहले अगर मैं शब्द का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको, संवैधानिक ढांचा, जो संवैधानिक उपचार, किसी भी कानून में संवैधानिक उपचार होते हैं। आप पूरे कानून के या उससे संबंधित किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको अधिकार है कि आप रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कोई अधिकार नहीं था। तो सबसे बड़ा बदलाव इस कानून में यही आया। जी बिल्कुल, इस कानून में सबसे बड़ा बदलाव अब यही आया। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना के बारे में क्या चिंताएं हैं सर? देखिए, जैसे आप भी समझ रहे हैं और
पूरे भारत के अंदर इस बात की चर्चा है, ना केवल भारत में, कई बार लोग बाहर से भी इसका सवाल करते हैं और आपने कुछ हिंसात्मक कार्रवाई भी होती देखी है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो कार्रवाई क्यों हो रही है। हम बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं। सरकारी हस्तक्षेप का जो, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसी इस्तेमाल को ले रहा हूँ, सरकारी हस्तक्षेप। देखिए, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसकी सरकार होती है, और सरकार किसी भी बिल में बदलाव के लिए, इसको अमेंडमेंट के लिए एक प्रपोज बिल जो है वो लेके आती है। जब सरकार उसमें बिल लेके आती है तो नेचुरली जो सरकार होती है, सरकार का जो अपना एक एजेंडा होता है या अपना एक उनका एक मत होता है, उस मत को उस बिल के अंदर लाया जाता है। और ये बिल में ऐसा नहीं था कि बिल लाया गया और ये सीधा पार्लियामेंट में आया। ये ऑलरेडी जो हमारी कमेटी है, कमेटी के पास था, तो कमेटी ने बहुत सारे प्रोविजंस दिए। उन प्रोविजंस के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, कमेटी के अंदर ऐसा नहीं है कि कमेटी में केवल सरकार के लोग होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं उसके अंदर, और उनकी बात भी रखी जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव किए। जैसे सबसे पहला बदलाव जिसकी हम बात करते हैं, वो सबसे पहला बदलाव ये था कि इसको संवैधानिक उपचार दिया जाए। तो मान लीजिए वक्फ ट्रिब्यूनल किसी भूमि को अगर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि एक कानून है, एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल है, उसको ये अधिकार है कि अमुक भूमि को वो डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि कानून है, तो उसके आधार पे आप उसको उसकी अपील नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है, उनको अधिकार है। लेकिन अब जो है इस भूमि पर वो अधिकार नहीं है। अब आपको कलेक्टर के, जैसे सामान्य तौर पे हम देखते हैं एसडीएम होता है, कलेक्टर होता है, किसी भूमि पर विवाद होता है तो आप उस भूमि के विवाद के लिए जो संबंधित एसडीएम है या कलेक्टर की जो कोर्ट होती है, जिसको हम कोर्ट कह सकते हैं, जो दीवानी अदालत होती है, वहां पे जा सकते हैं। और उसमें कलेक्टर जो है, उसमें अगर दो व्यक्ति इस बात को अपील कर रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि वक्फ की भूमि है, दूसरे कह रहे हैं सरकार कह रही नहीं है, तो वो कलेक्टर सरकारी कर्मचारी के तौर पे नहीं, बल्कि एक न्यायिक अधिकारी के तौर पे डिसाइड करेगा कि ये भूमि जो है वो सरकारी है या ये भूमि वक्फ की भूमि है। तो वो उसका मतलब आप, यानी कि उस कलेक्टर का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आप, उसकी अपील भी होगी, आप उसको ऐसे ही चैलेंज करेंगे जैसे किसी कानूनी जो जजमेंट होता है उसको चैलेंज किया जाता है। यानी कि कलेक्टर ऐसा नहीं है कि अपने मन से, या आप कहें जैसे दबाव दिया जा रहा है कि सरकार तो कुछ भी कह देगी, किसी भूमि को सरकारी घोषित कर देगी। कलेक्टर को भी उन सारे कानूनी साक्ष्यों का सामना करना पड़ेगा, उन सारे कानूनी साक्ष्यों को आधार लेना पड़ेगा, और उन आधार पर ही या तो वो साबित करेगा कि ये भूमि वक्फ की है या ये भूमि जो है सरकारी है। यानी उसी आधार पर उसको डिसाइड करना पड़ेगा। ये सर, ये कलेक्टर की आपने भूमिका की बात की, इसके पीछे क्या तर्क अभी दिया जा रहा है? क्योंकि कलेक्टर की भूमिका को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है इसमें, जैसा कि आपने बताया। इसके पीछे का तर्क क्या है? आप जैसे आप भी समझते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जिले के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी, जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर के पास सारी पावर्स होती है, जिसको हम जिला अधिकारी बोलते हैं, और भूमि संबंधित सारे अधिकार जो हैं उनके पास होते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि वो कलेक्टर एक सरकारी कर्मचारी है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी की हैसियत से उस समय काम नहीं कर रहा। वो काम कर रहा है एक न्यायिक अधिकारी के रूप, एक तरह से न्यायिक अधिकारी के रूप में, कि जो एक मान लीजिए पटवारी है, वो भूमि को कह रहा है कि ये सरकारी भूमि है, और एक मान लीजिए एक पक्ष ये कह रहा है कि ये वक्फ भूमि है। तो दोनों पक्ष को सुनेगा, दोनों पक्ष के साक्ष्यों को अपने सामने लाएगा, और फिर एक न्यायिक निर्णय की तरह जो है, जो जैसे मान लीजिए कोई भूमि को हम ये कहते हैं कि ये भूमि वक्फ की भूमि है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लेम करता है, तो जब वो क्लेम कर रहा है तो उसकी भूमि को क्लेम करने का उसका एक व्यक्ति होगा, उसके पास वो भूमि का अधिकार होगा, वो भूमि ऑलरेडी रिकॉर्ड में होगी कि ये भूमि का मालिक ये है और इसने इस भूमि को दान दिया। अगर ये प्रूव हो जाता है तो वो भूमि वक्फ की भूमि मानी जाएगी। लेकिन अगर वक्फ की भूमि तब नहीं मानी जाएगी जब किसी व्यक्ति जो कहता है कि भाई मैंने तो दान दे दिया, और कोई व्यक्ति जो है उसको वक्फ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, साबित करने के लिए नहीं है। तो इस तरह से माना जाएगा कि वो जो इस्तेमाल है, वो जो यूज है, वो यूज एक गैर कानूनी यूज है। यानी कि आपके पास किसी एक व्यक्ति, मान लो मैं हूँ, मैं भूमि को दान दे देता हूँ, लेकिन वो भूमि मेरी है ही नहीं। अगर वो भूमि मेरी है तो मुझे अधिकार है, चाहे मैं मुस्लिम को दान दूं, हिंदू को दान दूं, सिख को दान दूं, जैन को, मेरा अधिकार है।
ये बात एक समझने की है। एक बात, एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर अक्सर बात नहीं होती और केवल कानूनी राजनीति चलती है। हमारे यहाँ एक सिविल लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। यानी अगर 12 साल तक एक भूमि के ऊपर एक पक्ष अगर काबिज रहता है और दूसरा पक्ष उसके ऊपर कोई ऐतराज नहीं करता, तो उसको लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन से भी उसको उस भूमि पर रहने का अधिकार, मैं मालिकाना हक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अधिकार मिल जाता है। हाँ, कब्जे का जो अधिकार है मिल जाता है। तो यह अधिकार तो ऑलरेडी है, ये अधिकार, यानी इसको हम सिविल कोर्ट के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कानून को बेवजह ही, इस कानून को मैं समझता हूँ, मैंने कानून को बहुत अच्छे से इसके प्रोविजंस को पढ़ा है, तो प्रोविजंस ऐसे नहीं है जिसे बहुत ज्यादा एक पक्ष को इसमें राजनीति करनी चाहिए। ये बिल्कुल जो प्रोविजंस हैं संविधान के अनुरूप है, कानूनी अनुरूप प्रोविजन से। कि आखिर इस कानून में क्या क्या है और जो भ्रांतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस खास कार्यक्रम के माध्यम से दूर होगी, जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है इस कानून को लेकर। सर ये बताइए कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के बारे में सरकार क्या तर्क दे रही है, क्योंकि इसके बारे में भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा है और इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं? देखिए नेहा, मैं आपको अगर थोड़े से करीब एक वीक या 2 वीक पहले आप एक केरल के उदाहरण की तरफ जाते हैं तो आपको ध्यान होगा केरल के अंदर 2 समुदाय हैं जिसमें 2 गांव हैं, 2 गांव जिसमें एक हिंदू गांव है और एक क्रिश्चियंस का गांव है। उन दोनों ही समुदाय ने इस बात का एक दिल बैटल चल रही है कि उस भूमि को वक्फ जो बोर्ड है उसने डिक्लेयर किया है कि वक्फ की भूमि है, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि भूमि नहीं है। तो जब इशू ही ये हो कि जो एक लैंड है वो लैंड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि हो सकता है दूसरी कम्युनिटी जब उसको क्लेम करना चाहे तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि, क्योंकि सरकार ने भी यही कहा कि ये कोई धार्मिक बिल नहीं है, ये इसमें रिलीजियस मैटर कुछ नहीं है, ये कम्प्लीटली लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड बिल है। लैंड डिस्प्यूट है कि अगर लैंड डिस्प्यूट में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ये क्लेम कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी क्लेम कर रही है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी ही है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी कम्युनिटी जो ये क्लेम करती है कि नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। यानी कि वो एक कानून के आधार पर उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है और बैलेंस करके अल्टीमेटली जो सरकार ने भी जैसे अपनी बात कही कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य किसी की भूमि को लेना है, छीनना नहीं है, बल्कि एक तो ये कि जो लैंड ऑलरेडी वक्त क्लेम कर रहा है, जो उन पर बड़ी बड़ी तादाद में उनके पास है, अगर देखा जाए और सर्वे बताता है कि मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे बड़ी भूमि का जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो अगर उनके पास है तो उनके पास पहली बात तो उनके पास पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट होने चाहिए प्रूव करने के लिए, हाँ भाई ये पर्टिकुलर लैंड है, ये पर्टिकुलर लैंड को एक फला आदमी ने इसको डोनेट किया। तो आप देखते हैं जब एक पर्टिकुलर आदमी उसको डोनेट करता है तो एक खास पर्पज के लिए करता है और वो पर्पज का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अक्सर जो इसके ऊपर एक राजनीति हो रही है, सरकार की तरफ से जो वक्तव्य दिया जा रहा है, बयान दिया जा रहा है, वो यही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो भूमि है, जो जिस एजेंट को वो भूमि जिस काम के लिए दी गई थी, मुलतवी जो होता है, वो उस काम को ना करके बल्कि अपने निजी स्वार्थ पर उसने उस भूमि को ऐसे कमर्शियल यूज के लिए लोगों को दे दिया, जो जिससे कि वो उसकी वक्त की जो इनकम हो रही है वो बहुत कम हो रही है, जो बल्कि देखा है पिछले 10 साल में 12 साल में वो इनकम बढ़ने की जगह और घट गई। तो यानी कि उसका जो लैंड है, उस लैंड का मिसयूज जो है, उस मिसयूज को रोकने के लिए सरकार ने कोशिश की और इसी आधार पर सरकार ने ये कोशिश की कि न केवल 2 गैर मुस्लिम होंगे बल्कि मुस्लिम के अंदर भी जो डिफरेंट कास्ट हैं, जो लोअर कास्ट है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए कि अल्टीमेटली पर्पस तो वक्फ का यही है कि भूमि का इस्तेमाल इस तरीके से हो जिससे कि जो आम और गरीब मुसलमान है, जिस पर्पज के लिए भूमि दी गई थी, दान दी गई थी, उसी पर्पज के लिए और उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि उस पर्पज के लिए उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी। इसलिए प्रपोज जो बिल है, जो कानून बन चुका है, ये कानून को लाया गया है। ठीक है सर, ये बताइए कि नए बदलावों के अनुसार जो वक्फ बोर्ड है उसमें कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी और उनकी योग्यताएं क्या होगी? देखिए,
योग्य, ये जब आपने पहले सवाल किया उस योग्यता के आधार पर जो है, योग्यता को अर्थ अगर दिया जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि एक मतलब सामाजिक रूप से वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यानी और उसमें ये भी स्पेशली जो आपने कहा गया था कि भाई इसमें गैर जो इस्लामिक चर्चे क्यों हो, तो उसके लिए भी सरकार ने कोशिश की कि जो एक्सपर्टीज हो, ऐसे लोग हों जो जिनको कानून की जानकारी हो, ऐसे लोग हों जिनको लैंड के सर्वे की नॉलेज हो, लैंड सर्वे कैसे होता है, ऐसे लोग हों जिनके पास जो लैंड की जो जो बहुत पुरानी जो जानकारी, जैसे हम हमारे यहाँ पर एक पद होता है, इसको पटवारी बोलते हैं। पटवारी वो व्यक्ति होता है जो कि एक बहुत लंबे समय तक लैंड से रिलेटेड जो दस्तावेज होते हैं उसके पास होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको लैंड से रिलेटेड जो जानकारी है, उन इश्यूज को डिसॉल्व करने का तरीका पता है, उसको मीडिएशन कराना आता है, तो ये सारी की सारी जो है चीजें रखी गई और इसीलिए इसमें बदलाव की कोशिश की गई है कि अब बोर्ड के अंदर ऐसे लोग होंगे जो केवल धर्म के मतलब केवल धार्मिक आधार पे नहीं, बल्कि उसको कानूनी आधार के ऊपर जो है वो डिसीजन ले सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस कानून से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।